हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक। मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक से पहले बता दूं मैं आपको करा चुका हूं अब तक 6 टॉपिक। यानी आज जो हमारा चलने वाला है वो है टॉपिक नंबर 7, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इन सॉल्यूशन। उन 6 टॉपिक को कराने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, अच्छे से समझाया था, कॉन्सेप्ट को इजी करके बताया था, न्यूमेरिकल बहुत सारे कराने की कोशिश की गई थी मैंने, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, ये सब करा चुका हूँ मैं। तो अगर आपको ये टॉपिक देखने हैं या जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो इन टॉपिक्स को जो मैंने अभी बताए मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं गूगल पर या यूट्यूब पर, बाय धर्मवीर सर, मोल कंसेप्ट बाय धर्मवीर सर, स्टोइकियोमेट्री बाय धर्मवीर सर, लिमिटिंग रिएजेंट बाय धर्मवीर सर, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलके बनता है, क्या क्या हमें मिलाना पड़ता है, क्या चीज़ कम होती है, क्या चीज़ ज़्यादा होती है, कम को क्या बोलते हैं, ज़्यादा को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीज़ चलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो इस समय ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर भी इतनी बात तो कर ही ली तुमसे। चलो, तो सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार 11th में आए तो पहली बार ही आए हैं सारे के सारे, तो भाई सॉल्यूशन कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सॉल्यूशन मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब वो बात भूल जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है मिक्सचर, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर भी कैसा, होमोजीनियस। तो डेफिनेशन पर चलेंगे धीरे धीरे, यानी जब दो कंपोनेंट को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, जैसे पानी में चीनी मिला दो, सॉल्यूशन बन गया। पानी में आप लेमन जूस मिला दो, सॉल्यूशन बन गया। पानी में आप अल्कोहल मिला दो, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर के बने। तो पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, आसान डेफिनेशन है। सॉल्यूशन is the homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limit, whose composition can be varied within certain limit। तो यहां से चलते हैं भाई। अब ये कह रहा है सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहली बात आती है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपने 8th 9th में पढ़ लिया होगा। होमोजीनियस का मतलब जब आप दो कंपोनेंट को मिलाओ तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, आप उन्हें किसी फिजिकल मेथड से अलग ना कर पाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। किस किस का होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर है। यानी पानी में आप चीनी मिला दो, पानी में आप नमक मिला दो, पानी में आप कुछ और मिला दो, तो वो सब सॉल्यूशन है। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी बात ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। आपने वाटर में सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सोचो मिल्क है तुम्हारे पास में, एक कंटेनर है, कंटेनर में मिल्क है, ठीक है। अब उस मिल्क में तुमने थोड़ी सी कर्ड डाल दी, 2 4 5 6 घंटे के लिए उस सॉल्यूशन को रख दिया। यानी मिल्क था, मिल्क में क्या डाल दिया, कर्ड डाल दिया। कर्ड डालने के बाद में उसको 2 4 6 घंटे के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद देखोगे वो सारा मिक्सचर क्या बन गया, कर्ड बन गया। इसका मतलब उसमें क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई उसमें, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। आप पानी में नमक डाल दो, रखा रखो सॉल्यूशन को, पानी और नमक का सॉल्यूशन ही रहेगा, नया कुछ नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है और ये कंपोनेंट आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक बात। दूसरी बात, हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट, whose composition can be varied within certain limit, यानी इस लिमिट को आप चेंज तो कर सकते हो लेकिन एक सर्टेन लिमिट में। आपके पास में आधा कप पानी है, कितना पानी, आधा कप। आधे कप पानी में आपने 1 स्पून ऑफ शुगर लिया
और घोल दिया, 1 चम्मच भरी चीनी से और डिसॉल्व कर दिया, 1 चम्मच और भरी डिसॉल्व कर दिया, 1 चम्मच और भरी डिसॉल्व कर दिया, 1 चम्मच और भरी डिसॉल्व कर दिया, क्या तुम उस आधे कप चीनी में क्या उस आधे कप पानी में 1 बोरी चीनी की डिसॉल्व कर दोगे? बोरा जो होता है चीनी का फुल भरा हुआ है, क्या तुम उसको पूरा डिसॉल्व कर दोगे आधे कप पानी में? तो नहीं कर सकते। तो जब तुमने 1 स्पून चीनी से भरा हुआ डिसॉल्व किया था वो तब भी सॉल्यूशन था, फिर तुमने 1 स्पून और भरा उसको डिसॉल्व किया वो तब भी सॉल्यूशन था, 1 स्पून और भरा वो तब भी सॉल्यूशन था। लेकिन सॉल्यूशन एक लिमिट तक रहेगा, उससे आगे उसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। शायद आपने सैचुरेशन पॉइंट वगैरह कुछ पढ़ा होगा, तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी बात कर रहे हैं केवल सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना भाई? सॉल्यूशन बना 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से, मिक्सचर होमोजीनियस है और वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं और उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट में। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, दोबारा से चलते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, एक बात, कम से कम 2 कंपोनेंट के मिक्सचर से बनता है, कॉम्बिनेशन से, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है लेकिन एक सर्टेन लिमिट में। तो सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है? 2 से, ए और बी, 2 से मिलकर सॉल्यूशन बना, तो मैं इसको बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? बाइनरी सॉल्यूशन। 2 से मिलकर बना है, बाई मतलब डाई, डाई मतलब 2, 3 कंपोनेंट से मिलकर के भी बन सकता है, ए बी सी, 3 से मिलकर के बना, तो मैं इसको बोलूंगा टर्नरी सॉल्यूशन। टर का मतलब ट्राई, ट्राई मतलब 3, 4 से मिलकर भी बन सकता है, ए बी सी और एक डी, 4 से मिलकर बना, तो मैं इसको बोलूंगा क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एक साथ है, क्वाटरनरी NARY, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना है N, तो आप इसको बोलोगे पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉली जो वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ऐसा सॉल्यूशन जो कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? पॉलीनरी। अब तुम्हारी बुक में ज्यादातर ए और बी का कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनाया गया सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने क्या कहलाएंगे? वो बाइनरी। और तुम्हारे लिए ज्यादातर क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मिटा दें, मिटा दिया, ये मिटा दिया, इतना रखते हैं। इसका मतलब हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। बाई का मतलब डाई, डाई का मतलब 2, यानी सॉल्यूशन हमारे पास में ज्यादातर जो मिलेगा हमें वो 2 कंपोनेंट वाला मिलेगा। तो 2 में से एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को ज्यादातर हम बी से इंडिकेट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से इंडिकेट करेंगे। हालांकि ऐसा कोई सिंबल नहीं है प्रॉपर कि जी सॉल्यूट को इसी पर्टिकुलर सिंबल से इंडिकेट किया जाएगा या सॉल्वेंट का कोई पर्टिकुलर सिंबल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बी से इंडिकेट करेंगे, ये ए से, ठीक है। 2 या 1 भी ले लेते हैं, इसको 2 इसको 1, ठीक है, प्रॉपर सिंबल नहीं है। पर सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन में जो अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट, जो अमाउंट ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व होता है, या ऐसे मान लीजिए जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट। पानी लिया, पानी में चीनी को घोला, तो नॉर्मली दोनों की कॉम्पोजिशन में कौन कम है? शुगर कम है, चीनी कम है, पानी ज्यादा है। तो चीनी क्या हो गई? सॉल्यूट, पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। डिसॉल्व कौन हुआ? सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व हुआ? पानी में, सॉल्वेंट। बात आई समझ में? यानी जो कम होता है सॉल्यूट, जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व होता है सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट। इस बात को याद रखना। और वाटर के केस में अगर मान लो पानी में कोई चीज घुल रही है तो ज्यादातर केस में वाटर ही सॉल्वेंट होगा, चाहे वो कम है या ज्यादा है। इस बात को भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या बताया मैंने? कम अमाउंट बताया। इट इज द minimum amount of a component present in the solution, present in the solution। कॉपी पेन निकाल के नोट डाउन करते रहें, ऐसे ही समझते ना रहें क्योंकि भूल जाओगे। सॉल्वेंट में सेम लिख देना, बस यहां मिनिमम की जगह पर क्या लिख दोगे? बोलो,
मैक्सिमम बोल रहे हो ना, मैक्सिमम, समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? तो लिख दीजिए इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जल्दी से लिखें, मैं इसको मिटाता हूं, अभी लिख लिया, अब मिटाते हैं। अब बारी आती है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हमें एक्सप्रेस कैसे करना है? तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर एक तरीका है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। नंबर दूसरा तरीका है मोलैरिटी। नंबर तीसरा तरीका है मोलैलिटी। नंबर चौथा है मोल फ्रैक्शन। नंबर पांचवा है पार्ट्स पर मिलियन। नंबर छठा है वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 7 है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 8 है स्ट्रेंथ। नंबर 9 है नॉर्मेलिटी। नंबर 10 है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, अब मैं 11th की बात बताऊं। तो मास परसेंटेज 11th में है, मोलैरिटी 11th में है, मोलैलिटी 11th में है, मोल फ्रैक्शन 11th में। ये 4 टॉपिक तुम्हें 11th में दे रखे हैं कंसंट्रेशन के लिए। मास परसेंटेज दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अब बात इसकी आती है, मैंने इस लाइन में क्यों लिखा है इसको पीपीएम को? तो पीपीएम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ओनली वन, सिंगल न्यूमेरिकल, केवल सिंगल न्यूमेरिकल, सिंगल न्यूमेरिकल तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है एक्सरसाइज में। ठीक है ना? और वो भी न्यूमेरिकल मास मैं कराऊंगा तुम्हें, मास परसेंटेज और मोलैलिटी पर बेस्ड है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो पीपीएम में रख रखी है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में रख रखी है। बात है यहां तक समझ में? तो इसलिए मैंने पीपीएम को यहां 11th की लाइन में रखा है। वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, स्ट्रेंथ भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, ये भी होता है। लेकिन ये आगे जाकर के आपको 12th क्लास में मिलेंगे, इसका यूज कहीं नहीं है, इस वाले का पार्ट्स पर बिलियन का यूज कहीं नहीं है, वैसे ही बता देते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें 12th में आ जाएंगी। ये 4 चीजें 1 2 3 4 ये है केवल तुम्हारे लिए 11th क्लास में, इसलिए मैंने सारी कंडीशन को यहां पर लिख दिया है। तो धीरे धीरे हम चलेंगे कहां से? मास परसेंटेज की तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। तो मैं आपको बताने वाला हूं 1 2 3 4 और 5। और जिन बच्चों को ये सारी चीजें देखनी है, वॉल्यूम परसेंटेज भी देखना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी चीजें देखनी है, तो मैंने इनकी वीडियो क्लास 12th में बना रखी है। तो ये चीज सर्च करें आप मेरे नाम से कि वॉल्यूम परसेंटेज बाय धर्मवीर सर, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय धर्मवीर सर, या ये आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बात है यहां तक समझ में? तो ये पढ़ना है। वैसे ये भी मैंने बना रखा है क्लास 12th में, लेकिन 11th की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, तो इसलिए मैं 11th की अलग टॉपिक दोबारा से बना रहा हूं। ठीक है, ये भी पढ़ना है तो आप सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये 11th का पढ़ाने वाला हूं मैं भी। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन, वो भी कर सकते थे और ये भी मिटा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले चले हम मास परसेंटेज की तरफ। नंबर 1 मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब m बाई m, मास बाई मास, या वेट बाई वेट, w बाई w। अब सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलकर के बना है? a और b से मिलकर के बना है सॉल्यूशन। a और b मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट
सॉल्वेंट, ठीक है। बी सॉल्यूट होता है, ए सॉल्वेंट होता है। तो इसका मास क्या हो जाएगा Ma, और इसका मास क्या मान लूं मैं Mb। मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ Ma इक्वल, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे न्यूमरेटर की जगह पर रखो, अपॉन टोटल से डिवाइड कर दो, Ma प्लस Mb, परसेंटेज निकाल रहे हो तो इंटू 100। परसेंटेज ऑफ Mb तो कितना हो जाएगा, Mb अपॉन Ma प्लस Mb इंटू कितना 100। जब सॉल्यूशन दो से मिलकर के बना है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ना करें तो भी बेटर होगा। Mb इक्वल कितना हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ Ma। आप ऐसे कर दीजिए क्योंकि Ma की परसेंटेज हम निकाल चुके हैं, और परसेंटेज वैसे भी निकालना आप जानते हो, 11th में आ चुके हो यानी 10th पास कर ली होगी। अगर कोई आपसे 10th की परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालोगे आप, यानी जितने आपके टोटल मार्क्स थे, मान लीजिए 600 है टोटल मार्क्स, पेपर जो हुए आपके 6 सब्जेक्ट हुए और उनका टोटल मार्क्स आया 600, ठीक है, और आपके मार्क्स आ गए उनमें 550, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 550 अपॉन 600 इंटू 100, 550 अपॉन 600 इंटू 100 होगी परसेंटेज। तो ऐसे ही तो कर रहा हूं मैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो यहां अपॉन टोटल इंटू 100, जितने मार्क्स आए वो अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज का मतलब समझ गए तुम कि मास परसेंटेज कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है हमारा 22 ग्राम, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, समझाऊंगा मैं। 22 ग्राम, क्योंकि इजी है परसेंटेज, तो आगे बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, 3-4 टाइम लग जाएगा। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन टॉपिक भी सॉल्यूशन ही चल रहा है। तो एक तो है हमारे पास बेंजीन C6H6, एक है CCl4, क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। C6H6 का मास कितना है 22 ग्राम, इसका कितना 122 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया, B मान लिया, सॉल्वेंट हो गया, A मान लिया। B की परसेंटेज मुझे निकालनी है, तो Mb इक्वल यहां कितना आ जाएगा, Mb अपॉन Ma प्लस Mb इंटू 100, ये रहा फॉर्मूला। तो परसेंटेज इक्वल नहीं, परसेंटेज ऑफ Mb इक्वल, Mb कितना है 22 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100, समझ में आ गया। ये रहा Mb 22, Ma ये रहा 122, तो 22 अपॉन में 144 इंटू में कितना आ गया 100। कैलकुलेट कर देना किसकी परसेंटेज आ जाएगी, Mb की आ जाएगी। अगर तुम्हें Ma की परसेंटेज निकालनी है तो ऐसे निकाल लेना, परसेंटेज आए उसे किस में से माइनस कर दोगे, 100 में से माइनस कर दोगे। तो जल्दी से नोट डाउन करें, मिटा दें। एक क्वेश्चन और लिख दो, आसान सा है, परसेंटेज वाला तो आसान ही है। 2 ग्राम ऑफ NaCl, नमक हो गया NaCl, इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बन रहा है, एक तो नमक से NaCl और दूसरा किससे H2O से, ये बन गया सॉल्यूशन। NaCl यानी नमक की अमाउंट कितनी दे रखी है 2 ग्राम, इसकी कितनी दे रखी है 18 ग्राम। ये सॉल्यूट है, कम ग्राम कम है, तो इसको B मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं A। तो परसेंटेज ऑफ Mb इक्वल, बताओ अब तुम बोलो, Mb अपॉन Mb प्लस Ma इंटू 100, समझ में आ रहा। तो परसेंटेज ऑफ Mb कितना है 2 ग्राम अपॉन 2 प्लस 18 इंटू कितना 100, 2 अपॉन 20 इंटू 100 इक्वल इतनी परसेंटेज। दूसरे को कैसे करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के काम करिए, मिटा दें, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला 4 कंडीशन है, एक मास परसेंटेज है, एक मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी है, एक मोल फ्रैक्शन है और एक ppm है, 5 हो गए, ठीक है। तो एक हुआ खत्म टॉपिक जिसका नाम था मास परसेंटेज। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है
मोलैरिटी, क्या नाम है? मोलैरिटी। कैपिटल एम से इंडिकेट करोगे, याद रखना कैपिटल एम से इंडिकेट करोगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख दूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per liter of solution. It is denoted by capital M, जो कि पहले लिख चुके हैं। तो समझ में आई कुछ बात। अब कुछ बच्चों के लिए नया होगा कि ये मोल्स क्या होता है। मोल आपको देखना है तो आपको टॉपिक सर्च करना होगा, मोल कंसेप्ट बाय धर्मवीर सर, 1 घंटे की वो वीडियो है, उसमें सारे मोल को मैंने अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है, तो वहां मैंने मोल आपको अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो चलते हैं भाई। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का सिंबल मैंने आपको बताया है बी, और मोल का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। मोल का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन होता है। तो चलते हैं जरा डेफिनेशन की तरफ। मोलैरिटी, ये रहा मोलैरिटी, इज इक्वल टू द, मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? स्मॉल एन, सॉल्यूट क्या है? बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, लीटर इज द वॉल्यूम, कितना? 1। तो पर लीटर, वॉल्यूम किसमें? लीटर में, ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा चलते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स एन हो गया, सॉल्यूट हो गया बी। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है WB अपॉन में MB। अब ये WB क्या है? तो WB हो जाएगा गिवन वेट, एक बार लिख देता हूं गिवन वेट, और MB हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास जानते हो, ये भी मैंने मोल में कराया है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। एलिमेंट के मास को हम सम कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल का मास होता है वही मोलर मास बन जाता है। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं? क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं? क्योंकि ये NB, ये भी NB, तो कर दिया भाई। तो कैपिटल M इक्वल हो जाएगा WB MB, वॉल्यूम लीटर में है। बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जहां वॉल्यूम आपको लीटर में नहीं मिलेगा, ml में मिलेगा। तो कैपिटल M इक्वल हो जाएगा तुम्हारे लिए WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, जो कि ml में है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ml को लीटर में बदलना है तो अपॉन 1000 कर देना, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो दिस इज द कंप्लीटली फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं आपसे, यूनिट, तो ऊपर क्या आ रहा है? मोल, ये रहा मोल, मोल अपॉन नीचे क्या आ रहा है? लीटर, तो मोल अपॉन लीटर, लीटर को ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं मोलर, और भी शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं कैपिटल M। तो सिंबल याद रखना, कैपिटल M है मोलैरिटी, WB है गिवन वेट, MB है मोलर मास, V है वॉल्यूम। कैपिटल M है मोलैरिटी, गिवन वेट, मोलर मास, वॉल्यूम। इन बातों को याद रखना, गड़बड़ बिल्कुल मत कर लेना। क्वेश्चन कराता हूं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। 4 ग्राम of NaOH is dissolved in 250 ml of solution. Find capital M. Capital M is the molarity. तो कह रहा 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of solution. फाइंड कैपिटल M। कुछ समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ना सिंबल पुट कर लिया करो हर किसी क्वेश्चन में, यानी मोलैरिटी निकल पा रहा है तो क्वेश्चन मार्क, 4 ग्राम यानी गिवन वेट WB, गिवन वेट WB कितना दे दिया तुम्हें? 4 ग्राम। उसके बाद MB इज द मोलर मास, किसका मोलर मास? NaOH का मोलर मास, किसका? NaOH का। तो Na कितना हो गया? 23, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, हाइड्रोजन हो गया 1, तो आ गया 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना दे दिया? वॉल्यूम 250
ml। क्या क्या दिया हुआ है? WB दिया है, दिस इज WB, ये रहा। MB दिया है, ये रहा MB। वॉल्यूम दिया है, ये रहा वॉल्यूम। डायरेक्ट लगा दें फॉर्मूला, तो कैपिटल M इक्वल WB। हर न्यूमेरिकल को करने से पहले, चाहे वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या कुछ भी है, आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो फॉर्मूला पहले लिख लें, ज़्यादा शॉर्ट में ना चलें, उससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ml है, और इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो कैपिटल M, WB कितना हो गया 4 अपॉन MB कितना हो गया 40 इंटू वॉल्यूम हो गया 250 और इंटू कितना हो गया 1000। कैपिटल M इक्वल इतने मोलर। कैलकुलेट तो कर ही दोगे ना भाई, 1 0 1 0 2 0 कट जाएंगे, 5 से काट देना, या 250 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 10 बार, 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा दें, फॉर्मूला याद रखो, मिटा दें, मिटा रहे हैं। याद रखना मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर यूनिट, क्योंकि यूनिट देके भी क्वेश्चन पूछवा सकता है वो तुमसे। किया क्वेश्चन तुमने? एक क्वेश्चन लिखूं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 कैपिटल M एक्वस लिखा है मैंने, एक्वस इज द वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूं SOL की पावर n, तो सॉल्यूशन ध्यान रखना, सॉल्यूशन, ठीक है ना। और मोलर मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास इक्वल 82.0245 ग्राम पर मोल, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ, ये कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इसका मतलब WB निकलवा रहा है। दूसरी बात, MB इज द मोलर मास, हो गया 82.0245 ग्राम पर ml, ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलैरिटी दी है इस बार 0.375 कैपिटल M, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया है तुम्हें 500 ml। फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल WB MB वॉल्यूम 1000 क्यों करूंगा? क्योंकि ml में वॉल्यूम दिया है, ठीक है। निकलवा क्या रहा है WB, तो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो WB के साथ में 1000 है इंटू 1000 इक्वल कैपिटल M MB V जो कि ml में है, 1000 अपॉन में आ जाएगा। तो WB इक्वल, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं के साथ कैपिटल M कितना 0.375 MB मोलर मास 82.0245 इंटू वॉल्यूम 500 अपॉन 1000 है, 500 से 2 बार गया, 2 से काट दीजिए कितनी बार 41.0122, इतनी बार। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, W2 15 पॉइंट समथिंग ग्राम आंसर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा तुम्हारे पास 15 पॉइंट समथिंग 4 ले लेता हूँ, 44 ग्राम। कैलकुलेशन जरूर कर लेना, ऐसे मत बोल करना, ठीक है ना। तो जो भी आ जाए 15.4 15.38 35 जो भी आ जाए। कर लिया क्वेश्चन, मिटा दें। पर मास परसेंटेज बता दिया और मोलैरिटी चल रहा है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या? क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले यही समझ लो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब उसने बोला नहीं है भाई कि कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकालो, उसने बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अगर ये चीज ना दी हुई है, अगर ये चीज नहीं दी हुई तो कंसंट्रेशन तो हमारा मास परसेंटेज भी है,
मैंने लिखा नहीं था हेडिंग कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें। तो कंसंट्रेशन तो मास परसेंटेज भी है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी है जो चल रहा है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो आएगा, कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन जो आएगा, सब कंसंट्रेशन है। तो उसने बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, लेकिन किसमें? मोल पर लीटर में, इन मोल पर लीटर। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। अगर वो इस यहां बात कुछ और यूनिट बोलता तो इसका मतलब हमें कुछ और वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। तो वो कह रहा है मोल पर लीटर, यानी हमें जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो किस में निकालनी है? मोल पर लीटर में। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट है? मोलैरिटी की। ठीक है ना, एक बार फोकस चेक कर लूं बच्चों। तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट है? मोलैरिटी की। ठीक है, इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल which has a density कितनी? 1.41 ग्राम पर ml and the mass percent of nitric acid, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख दूं HNO3, in it being 69%, ठीक है ना, 69%, ये दे दिया। तो क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट HNO3 इतना। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि भाई HNO3 यानी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और वाटर से मिलके बन रहा है, एक्वस। ठीक है, तो इतना तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब HNO3 कितना दे रखा है? 69% बाई मास यानी 69 ग्राम। सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंट बोल रहा है 69%, तो ये कितना हो गया? 31 ग्राम। तो ये तो वेट निकाल लिया तुमने, वेट WT, वेट निकाल लिया। मोलर मास की बात आती है, mm लिख दिया मैंने मोलर मास को इस बार, तो मिलीमीटर मत समझना, ये मोलर मास लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास। H हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया 14, ये हो गया 48, सबको जोड़ दो, 8 4 12 1 13, 63 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M WB MB वॉल्यूम ml और इनटू में 1000। तो कैपिटल M गिवन वेट 69, मोलर मास 63, वॉल्यूम नहीं पता। अगर वॉल्यूम पता लग जाए तो क्वेश्चन हो गया। तो ये भी पता लग गया वॉल्यूम भी। डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 100। सॉल्यूशन का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोलैरिटी हमें सॉल्यूशन की निकालनी है, तो वॉल्यूम भी किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। और मास भी किसका लेना है? सॉल्यूशन का। तो 100 अपॉन में कितना? 1.41। तो वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो 70.92 ml के आसपास आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अच्छे तरीके से, खुद भी थोड़ी सी कोशिश करना। अब इस वॉल्यूम को उठा करके वॉल्यूम की जगह पर रख दीजिए 70.92। तो कैपिटल M, कैलकुलेशन का काम तुम्हारा, इक्वल इतना मोलर। कर दोगे कैलकुलेट? करो जल्दी से, लिखो। ठीक है, तो ये भी लगभग 15 के आसपास ही आएगा, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। 15.4445 के आसपास। मिटा दें? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और कर ले, आसान सा है क्वेश्चन। What is the concentration? ठीक है, of sugar in moles पर लिखा है मैंने ये पर लीटर। What is the concentration of sugar in mole per liter?
ठीक है, इफ इट्स 20 ग्राम आर dissolved in enough water to make 2 लीटर, to make 2 लीटर of solution। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, यानी कैपिटल एम निकालना है। तो समझ में आ गया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, यानी कैपिटल एम इक्वल क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू बी यानी 20 ग्राम, ये रहा, एम बी यानी मोलर मास किसका, शुगर का, C12H22O11 सुक्रोज, शुगर, क्लियर है। 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, 144, 22, 176, 342 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला कैपिटल एम, डब्ल्यू बी, एम बी, वॉल्यूम लीटर है, 1000 नहीं करेंगे, इक्वल क्या लिखें यहाँ, डब्ल्यू बी कितना 20 अपॉन एम बी कितना 342, वॉल्यूम 2 से काट दो 10 बार, 10 में डिवाइड कर दो इसका, तो आ जाएगा 0.029 समथिंग के आसपास। तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मिटा दें, 10 में डिवाइड कर देना, जो मैंने बताया 0.029 मोलर, ठीक है, करो जल्दी, मिटा दें। कुछ ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं हो गए, अभी 2 टॉपिक और बाकी है भाई। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ methanol, if the density of methanol is 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 कैपिटल M। बस सॉल्यूशन लिखने वाला था, छोड़ो सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज इतना, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स इतनी मोलैरिटी। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, समझाएं। देखो मेरे पास में ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता कितना सॉल्यूशन है, कितना है मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज इतना। इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी है 0.793, ये डेंसिटी है, क्या है ये डेंसिटी 0.793, ये डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, वॉल्यूम मुझे नहीं पता है। CH3OH है, ये इसमें कह रहा है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि तुमने इस सॉल्यूशन को ये बना लिया, कितना बना लिया 2.5 लीटर, क्या बना लिया 2.5 लीटर। तो पानी मिलाया होगा, पहले इतना सॉल्यूशन था, मुझे पता नहीं कितना है, 100 ml है, 200 ml है, 500 ml है, 400 ml है, 1000 ml है, 1500 ml है, 2000 ml है, नहीं पता मुझे कितना, बस इसकी डेंसिटी पता है। अब तुमने क्या काम किया, इस सॉल्यूशन को कितना बना लिया 2.5 लीटर, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी पहला वॉल्यूम मुझे नहीं पता, V1 इक्वल क्वेश्चन मार्क,
दूसरा जो वॉल्यूम है V2 वो हो गया 2.5 लीटर, जो दूसरा वॉल्यूम है वो इतना हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना 2.5 लीटर, इसकी मोलैरिटी भी मुझे पता है, यानी M2 इक्वल 0.25 कैपिटल M। बात आई यहां तक समझ में? तो हमें यही बताना है कि ये जो पहला वॉल्यूम था वो क्या है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, अब समझ में आ गया होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज दिस, इतनी डेंसिटी है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेक 2.5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मिटा दे। अब क्या है कि एक फॉर्मूला होता है कि M1 इंटू V1 M2 इंटू V2, जिसे हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। लिख लेना, M2 दिया है, ये रहा, V2 दिया है, ये रहा। अब मुझे V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, M2 V2 अपॉन M1। तो V1 निकल जाएगा अगर मुझे M1 पता लग गया, इट मीन्स मोलैरिटी पता लग गया। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से भाई, क्या करते हैं हम। मोलैरिटी M1 इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, लीटर में, क्योंकि सब चीज इसमें दे रखी है ग्राम, किलोग्राम पर लीटर, और इधर लीटर, तो हमने क्या लिया, लीटर में लिया। क्लियर बात। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या है, गिवन वेट, और गिवन वेट क्या होता है, मास होता है। गिवन वेट क्या होता है, मास, ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने। गिवन वेट होता है मास, ये गिवन वेट होता है WB। तो इतने हिस्से को देखो जरा, WB अपॉन V, तो क्या मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या, डेंसिटी। तो M1 इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन MB, और MB तुम जानते हो, बार बार मत लिखवाओ मुझसे कि MB क्या होता है, मोलर मास होता है। तो M1 इक्वल क्या हो गया, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो M1 इक्वल, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.793, 0.793 अपॉन मोलर मास। किसका भाई मोलर मास, इसका मोलर मास, इसका CH3OH का निकाल लोगे। CH3OH 12 और 3 15 और 1 16, 16 और 16, 12 कार्बन 12 और 3 15 और हाइड्रोजन 1 16, 16 और ऑक्सीजन 16, 16 और 16 32। 32 क्या होता है, ग्राम होता है, ग्राम पर मोल, लेकिन हमें चाहिए किलोग्राम। तो 32 में कितने से डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। बात आ गई समझ में? तो यह आ जाएगा 0.032 किलोग्राम। 32 आता है, याद रखना, 32 आता है, लेकिन 32 है ग्राम पर मोल, 1000 से कर दिया डिवाइड, क्योंकि मुझे चाहिए किलोग्राम में। तो कितना आ जाएगा, 0.032, ये रहा। तो M1 मोलैरिटी निकाल ली तुमने। ठीक है, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 24.78 मोलर। अब इसको उठा करके M1 की जगह पर रख दो, तो V1 इक्वल M2 कितना है, M2 0.25 इंटू V2 कितना है 2.5 अपॉन M1 कितना है 24.78, तो V1 इक्वल इतना लीटर। कर लोगे, आसान है ना, जल्दी से लिखो, मिटा दे। तो बहुत क्वेश्चन करा दिए। अब एक हुआ मास परसेंटेज, एक हुआ मोलैरिटी। अब आते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी सुनने में एक जैसा लगता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर लीटर होता है, यहां पर केजी हो जाता है। इसका सिंबल है स्मॉल m। मोलैलिटी, मोलैलिटी है ना, तो ऐसे मत समझना कि थोड़ा तुतला के बोल रहे हैं, ये नाम ही ऐसा है मोलैलिटी। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per kg of the solvent, it is denoted by small m। क्लियर। अब चलते हैं,
डेफिनेशन की तरफ। इट इज डिफाइंड एज द, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का सिंबल होता है बी। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू वेट हो गया, किसका वेट? सॉल्वेंट का वेट, और सॉल्वेंट होता है ए, किसमें है? किलोग्राम में। इक्वेशन होगी 1। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? गिवन वेट, और एम भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो क्या मैं इस वैल्यू को उठा करके यहां रख सकता हूं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसकी वैल्यू तो यहां रख दूंगा, रख दिया। तो स्मॉल एम इक्वल क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जो कि किलोग्राम में है। बहुत सारे क्वेश्चन में अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मिलेगा। तो स्मॉल एम इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, जो कि ग्राम है, तो इंटू कर दोगे 1000। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हुआ मोलैलिटी का। अब बारी आती है यूनिट की। यूनिट क्या है? ऊपर क्या है? मोल, नीचे क्या है? केजी। तो मोल अपॉन केजी, केजी को आप ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? मोल केजी -1, या आप इसको बोलिए मोलल, और शॉर्ट में आप इसको बोलोगे स्मॉल एम, मोलल या स्मॉल एम। तो ये पूरा फॉर्मूला हुआ। सिंबल नहीं भूलने हैं, आपको याद रखना है। मोलैलिटी, गिवन वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी, गिवन वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी, गिवन वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सिंबल नहीं भूलने हैं आपको, यूनिट भी नहीं भूलनी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा यहां। 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ग्राम of solvent. फाइंड मोलैलिटी यानी स्मॉल एम। ठीक है, पहले सिंबल पुट कर लीजिए। गिवन वेट यानी डब्ल्यू बी कितना दे रखा है? 10 ग्राम, और एम बी मोलर मास किसका? NaOH का। तो Na कितना हो गया? 23, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, हाइड्रोजन 1, तो ये आ गया 40। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 500 ग्राम। फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एम इक्वल, तो ये वाला लगाएंगे, डब्ल्यू ए ग्राम में है क्योंकि हमें वेट किस में दे रखा है? ग्राम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इंटू में कितना हो जाएगा? 1000। तो स्मॉल एम इक्वल डब्ल्यू बी, गिवन वेट कितना है? 10 अपॉन 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 500, और इंटू में कितना? 1000। कैलकुलेशन कर लोगे, 500 से 2 बार गया, 2 से 20 बार गया, 10 से 2 बार गया, 1/2 आ गया, 0.5 मोलल, 0.5 मोलल। तो जल्दी से लिखें, मिटा दें। एक क्वेश्चन, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 ग्राम पर ml, फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फाइंड कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो मैंने मोलैरिटी ना लिख के उनके सिंबल रख दिए हैं। ठीक है, तो भाई चले, तो सबसे पहले मोलैलिटी बता दो। मोलैलिटी WB 9.8, मोलर मास H2SO4 का, अब तो निकाल ही लोगे, 98 आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट WA 500 ग्राम। फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल WB MB WA, और इंटू में कितना हो जाएगा? 1000।
मास परसेंटेज हो चुका है, मोलरिटी हो चुका है, मोलरिटी चल रहा है ना। तो स्मॉल m इक्वल WB यानी गिवन वेट कितना 9.8, मोलर मास कितना 98, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 और इंटू में 1000, 500 से 2 बार, 98 से 0.1 बार, तो स्मॉल m आ जाएगा 0.2 मोलल। अब यहां आ जाओ मोलरिटी, मोलरिटी तो कैपिटल M इक्वल WB MB ML और इंटू में कितना 1000, गिवन वेट कितना 9.8, MB मोलर मास 98, वॉल्यूम नहीं पता, इंटू में 1000। तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 500 ग्राम, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml ऊपर पहुंच जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 500 ml। तो यहां तुमने रख दिया 500, तो कैपिटल M भी कितना आ गया तुम्हारे पास में 0.5 नहीं 0.2 मोलर। बात आ गई समझ में? तो जल्दी से करें नोट डाउन, मिटा दें। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे बोला था 4 टॉपिक है आपके लिए, पीपीएम पर बेस्ड, पार्ट्स पर मिलियन पर बेस्ड केवल एक न्यूमेरिकल है, और वो भी उस पर बेस्ड नहीं है, उसमें मोलरिटी और मास परसेंटेज पूछता है। ठीक है, तो हम चलते हैं 11th के लास्ट टॉपिक की तरफ। सॉल्यूशन में वैसे 4 टॉपिक दिए हुए हैं तुम्हें, नंबर 1 मास परसेंटेज, नंबर 2 मोलरिटी, नंबर 3 मोलरिटी, नंबर 4 मोल फ्रैक्शन। ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। 5वें पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बस उसमें लैंग्वेज पीपीएम की है, बाकी तो मास परसेंटेज निकलवाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, पहले मोल फ्रैक्शन खत्म करा दूं। तो हेडिंग आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल का फ्रैक्शन, यानी मोल जो सॉल्यूशन है उसके मोल और उसमें फ्रैक्शन। जैसे मास परसेंटेज होता है इस तरीके से कुछ, बस वहां हम 100 कर देते हैं, यहां पर 100 नहीं करेंगे। ठीक है, समझे जरा। ए और बी से मिलके बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ए के मोल क्या मान लूं Na, बी के क्या मान लूं Nb, तो इनके फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई, CHIE, काई। कुछ टीचर बोलते हैं जीटा, कुछ एक्स वैक्स कुछ भी बोल देते हैं, वैसे काई होता है प्रॉपर सिंबल इसका। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, काई ए स्मॉल एक्स बना देना आप। तो काई ए इक्वल Na अपॉन प्लस NB, समझ गए? जिसका मोल निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, यानी काई बी इक्वल, अब यहां मैं किसके मोल रखूंगा NB अपॉन Na प्लस में NB, 100 नहीं करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बस इतना काम करना है, मोल निकाल देना है, उनका रेशियो रख देना है, खत्म कहानी। अब 2 दिए हुए हैं तुम्हें, तो एक बात हमेशा याद रखना, वी नो दैट, आज आप भी जान जाओगे कि काई ए और काई बी का सम 1 होता है। यानी अगर सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर के बन रहा है तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा, 3 से मिलकर बन रहा है तब भी 1 होगा, 4 से मिलकर बन रहा है तब भी 1 होगा, 5 से मिलकर बन रहा है तब भी 1 होगा, 1000 से मिलकर बन रहा है तब भी 1 होगा। यानी सॉल्यूशन कितने भी कंपोनेंट से मिलकर के बने, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होगा। ठीक है जी, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। We take LHS ऑफ इक्वेशन 3rd, तो इक्वेशन 3rd का हमने LHS ले लिया। काई ए काई बी, ये रहा काई ए काई बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो काई ए किसके बराबर है Na अपॉन Na प्लस NB के, यहां जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो काई ए, ये रहा काई ए कितना Na अपॉन Na प्लस NB, तो Na अपॉन Na प्लस NB
काई बी और काई बी ये रहा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एन बी अपॉन एन ए प्लस में एन बी। एलसीएम ले लो, एन ए प्लस में एन बी, इससे ये कैंसिल तो क्या आ गया एन ए प्लस में एन बी, इससे ये कैंसिल तो कितना आ गया 1। तो मोल फ्रैक्शन का 1 हमेशा सम कितना होता है, हमेशा 1 होगा। अगर तुम्हें एक वैल्यू निकाल लो तो 1 में से दूसरे को माइनस कर देना, तो काई भी निकालना है तो 1 माइनस काई है। तो समझ गई मेरी बात। तो आपको दोनों की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक की कैलकुलेशन कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से करो जरा, लिखो। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन कर लें। फाइंड मोलैरिटी कोमा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड। इफ density of solution is 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है जी। फाइंड कैपिटल M स्मॉल m मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। तीनों चीज निकालनी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो चलते हैं भाई शुरुआत से। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम देखते हैं सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना है। तो एक तो KI से मिलके बना है और एक पानी से मिलके बना। KI यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा समझाऊंगा, प्लस H2O क्या बन गया सॉल्यूशन। KI कितना दे रखा है 20 ग्राम, ये वेट की बारी चल रही है, तो ये कितना हो गया 80 ग्राम और ये कितना हो गया 100 ग्राम। मोलर मास की बारी आती है, K होता है 39 और I होता है 127, तो 166 आ गया ग्राम पर मोल। दुनिया जानती है 18 होता है पानी का मोलर मास, तुम्हें भी पता होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI गिवन वेट 20 अपॉन 166, ठीक है, कितना आएगा 0.12। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन वेट अपॉन में 18, कितना आएगा 4.44, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। आया कुछ समझ में? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? KI नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो KI के कितने मोल है 0.12, KI के कितने मोल है 0.12, H2O कितने मोल है 4.44, 0.12 0.12 प्लस 4.44 तो 0.12 अपॉन में 4.56, पॉइंट से पॉइंट काट देना, कैलकुलेट कर लेना। और जब तुम्हें H2O निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो कैसे निकालोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अब KI कहां से मिलेगा, KI ये रहा यहां, ठीक है। अब बारी आती है मोलैलिटी की, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू में 1000। गिवन वेट कितना है 20, मोलर मास कितना है 166, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लिया 20 अपॉन 166, 20 अपॉन 166 कितना 0.12 अपॉन 80 इंटू 1000। 1 2 पॉइंट हटाऊंगा, 2 0 बढ़ा लूंगा, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12/8, तो स्मॉल m इक्वल 1.5 मोलल। अब मैं तीसरी बात करता हूं आपसे, मोलैरिटी। तो कैपिटल M इक्वल क्या हो जाएगा, WB MB वॉल्यूम
1000, डब्ल्यू बी 20, 166, वॉल्यूम नहीं पता, इंटू 1000। तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल मास कितना हो गया, 100 हो गया, ये रहा 100, अपॉन डेंसिटी कितनी होगी 1.41, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 70.92। इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए 70.92, तो कैपिटल एम इक्वल इतने मोलर। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, जल्दी करो, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा देता। तो मैंने आपको मास परसेंटेज बता दिया, मैंने आपको मोलरिटी बता दी, मैंने आपको मोलैलिटी बता दी, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बता दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा देते हैं। मोल फ्रैक्शन और किस पर बेस्ड है, मोलैरिटी, दोनों पर बेस्ड है। क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution of ethanol C2H5OH ethanol in water is the H2O in which the mole fraction of ethanol is 0.040। बस कैलकुलेट द मोलैरिटी निकालनी है। अगर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इतना दिया हुआ है तो करो, जरा स्क्रीन रोक दो और करने की कोशिश करो। किया, कर ली कोशिश, अब बताते हैं। सॉल्यूशन बना किस किस से, इथेनॉल और वाटर से, यानी C2H5OH प्लस वाटर इक्वल सॉल्यूशन, इनसे मिलके बना। ठीक है, अब इसके मोल कुछ हैं और इसके मोल कुछ हैं, समझ रहे हो मेरी बात। जब इसके मोल हैं C2H, इसके मोल कुछ और इसके मोल कुछ, तो मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो समझना जरा बात को तुम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये C2H5OH इक्वल, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा मैं, इसके मोल NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2, ऐसे तो निकालूंगा भाई। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल अपॉन टोटल के मोल, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल अपॉन में टोटल के मोल, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल अपॉन टोटल के मोल। मैंने ऐसे ही कर दिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 0.040 इक्वल, इसका मोल नहीं पता NC2H5OH, इसके मोल नहीं पता NC2H5OH प्लस इसके मोल पता है। कैसे पता है, आप मोलैरिटी बताओ जल्दी से क्या होता है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, यानी किसी सॉल्यूट के मोल, जितने मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हैं वही उसकी मोलैरिटी होगी। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो इसका मतलब 1 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर किसी की मोलैरिटी 2 है तो इसका मतलब 2 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर किसी की मोलैरिटी 3 है तो इसका मतलब 3 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर किसी की मोलैरिटी 4 है तो इसका मतलब 4 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर किसी की मोलैरिटी n है तो इसका मतलब n मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो भाई ये हो गए n मोल जो हमें निकालने हैं, और यही क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी जब n निकल के आ जाएगा, और 1 लीटर में डिसॉल्व है। इसका मतलब H2O का जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 लीटर हो गया। H2O का वॉल्यूम ऑफ H2O इक्वल कितना हो गया, 1 लीटर। कितना हो गया, 1 लीटर। अब आपको पता है H2O की डेंसिटी भी 1 होती है, डेंसिटी इक्वल 1 ग्राम पर ml। तो फिर जो मास है H2O का वो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर कितने के बराबर, 1000 ml के बराबर। तो 1000 ml और डेंसिटी कितनी, 1 ग्राम पर ml, तो मास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालते, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना, 1000 अपॉन 18 इक्वल कितना आ जाएगा, 55.55। तो यहां मैंने रख दिया 55.55 अपॉन 1
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये गया तुम्हारे पास में 0.040 किसके बराबर में, NC2H5OH इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये इनटू में आ रहा है, 0.040 इंटू 55.55 इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस वाले को इधर ले जाएंगे, ठीक है, या इस वाले को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा ये रहा NC2H5OH माइनस ये 0.040 NC2H5OH इक्वल, ये इक्वल में आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2.222। अब ये वाली चीज कॉमन होगी, ये और इधर ये, तो नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH 1 माइनस यहाँ 1 आ गया, 0.040 इक्वल 2.222। 1 में से ये गया तो नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH 1 में से गया 0.96 इक्वल, तो 0.96 अपॉन में आ जाएगा 2.222 अपॉन में 0.96। डिवाइड कर दो 0.96 का भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है, कर दोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 2.37। तो नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH इक्वल कितना आ गया, 2.37 आ गया। तो ये मोल आए किसके आए, इथेनॉल के। मोल किसके आए, इथेनॉल के। कितने में आए, 1 लीटर में। कितने में आए, 1 लीटर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो इतने मोल कितने में डिसॉल्व है, 1 लीटर में, इसीलिए इथेनॉल की ये मोलैरिटी कहलाएगी। तो जल्दी से करें क्वेश्चन, मिटा दें। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन ppm, जिसे क्या बोलते हैं, ppm। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की थोड़ी सी अमाउंट पड़ी हुई है, बहुत थोड़ी सी, तो ऐसे ही मिक्सचर को, ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ppm। जैसे एक बाल्टी भर लो, पानी से भर ली, अब उस बाल्टी में 10-5 चीनी के दाने डाल दो, 10 और 20 क्रिस्टल ऑफ शुगर डिसॉल्व इन, जो बाल्टी भरी हुई है पानी से उसमें डाल दो, घोल दो। एक बाल्टी भरी हुई है पानी से, 10-20 चीनी के दाने डाल के घोल दिए, तो क्या वो शरबत बन जाएगा, क्या वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो मीठा मतलब मीठा ही समझना, ठीक है, स्वीट। तो भाई बात आ गई समझ में यहाँ तक। तो कुछ फर्क पड़ेगा उस पर, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, ppm। दूसरी बात, ये जो बाइक्स होती हैं, बाइक होती हैं, कार होती हैं, इनका जो पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन में अगर तुम कभी उस पेपर को खोल के देखोगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट लिखी रहती है। ध्यान से पढ़ना, वो ppm में लिखी रहती है कि इतना ppm है, 0 पॉइंट समथिंग ppm है, 2, 3, 4, 5 कुछ ppm होता है कि इतना ppm है। तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहा है तुम्हारी गाड़ी से, भाई पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, तो वो सब क्या, हाइड्रोकार्बन है, तो वो बर्न हो रहा है, तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। लेकिन कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो कार्बन की कुछ अमाउंट किस में चेंज हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तो उसमें से कुछ अमाउंट क्या निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर तुम इंजन को रिपेयर नहीं कराओगे तो वो कार्बन को, जो उसके अंदर फ्यूल है, उसको ज्यादा बर्न नहीं करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा निकलेगी, इसलिए हमें पॉल्यूशन कराना जरूरी होता है। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट है किसमें है, वो ppm में। तो ppm का मतलब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा। तो वेरी मिनिमम ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस इज द स्मॉल, वेरी ट्रेस क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, ppm। तो मुझे जैसे निकालना है, जैसे ppm किसी b कंपोनेंट का निकालना है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ b अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 6। 10 to power 6 इज द 1 मिलियन। 1 मिलियन इज द 10 लाख। यूनिट कुछ नहीं होगी क्योंकि ये मास है तो ये भी मास। अगर मैं यहाँ ग्राम लेता हूं तो ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम, तो यूनिट कुछ नहीं होगी, यहाँ पर यही होगा। डेफिनेशन आप लिख देना कि स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। खत्म बात, ये होगी जी ppm की बात।
मिटा दो इसको, तो पीपीएम पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन पीपीएम पर बेस्ड नहीं है, मतलब टॉपिक है बस, ठीक है, लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है यहां पर, डेफिनेशन नहीं है, क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic in nature. The level of ppm, the level of contamination was 15 ppm by mass. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द परसेंट बाय मास। सेकंड है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, पढ़ लिया? अब मैं समझाता हूं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. कि जी ये क्या समझा दिया, ये तो हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन समझाओ ना। तो क्वेश्चन समझाते हैं भाई। पानी लिया गया नॉर्मल, नल चलाई, टंकी चलाई, मोटर चलाई, टैप वाटर ले लो, नल चलाया या टैप ऑन किया, पानी ले लिया। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, और उसमें क्लोरोफॉर्म की कुछ अमाउंट है। जो नल में से पानी निकलता है, जो सिंपल वाटर हो जाए बिल्कुल सिंपल, उसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म की कुछ अमाउंट है। और क्लोरोफॉर्म का नेचर होता है कार्सिनोजेनिक, और कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म में जो क्लोरोफॉर्म जो पानी में है उसका नेचर क्या है, कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो बहुत सारे लोग पानी, सभी पानी पीते हैं भाई, ठीक है, और सब पानी पीते हैं तो सबको कैंसर हो जाना चाहिए, तो सबको तो नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, 15 ppm बाई मास। यानी 1 मिलियन में, अब मास बोल रहा है, बाई मास तो मैं ग्राम ले लूंगा, तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर। यानी पानी का 1 मिलियन ग्राम लो तो 1 मिलियन ग्राम कितना हो जाएगा, 10 लाख ग्राम पानी। तो 10 लाख ग्राम जब तुम पानी लोगे तो उसमें कितना ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 15 ग्राम। ये हुआ इस बात का मतलब 15 ppm बाई मास। यहां लिखता हूं 15 ppm बाई मास का मतलब ये हुआ का 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म is present in 10 to power 6 ग्राम of H2O। ये बात का मतलब हुआ भाई, ठीक है ना, ये हुआ इस बात का मतलब, ये हुआ इस बात का मतलब जो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो बना, मैं फर्स्ट की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन जो बना, ठीक है, चलो कलर चेंज करके लिख देता हूं। सॉल्यूशन जो बना वो बना क्लोरोफॉर्म प्लस H2O से। दिख रहा है ब्लू कलर, देखूं, ठीक है। सॉल्यूशन जो बना वो बना क्लोरोफॉर्म और H2O से। अब क्लोरोफॉर्म कितना है, 15 ग्राम है, और ये कितना है, 10 to power 6 ग्राम है, ठीक। मैं मोलर मास भी अभी निकाल लेता हूं। मोलर मास, ये वेट हो गया, वेट, मोलर मास ये हो गया तुम्हारा, निकाल तो लोगे, 12 1 35.5 इंटू 3, तो 119.5 ग्राम पर मोल। फर्स्ट पार्ट मास परसेंटेज निकलवा रहा है क्लोरोफॉर्म का, तो MCHCl3 इक्वल MCHCl3 अपॉन
ब्लैक से ही लिखेंगे भाई, ये तो खत्म हो रहा मार्कर। अपॉन MCHCl3 MH2O इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है, ये रहा परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ MCHCl3, इसकी अमाउंट कितनी 15 अपॉन 15 10⁻6 इंटू 10⁻2। 100 को मैंने 10⁻2 लिख दिया। ठीक। दूसरी बात, ये 15 ग्राम है, ये 10 लाख ग्राम है। आप 15 ग्राम चीनी ले लें, 15 ग्राम चीनी, और 10 लाख ग्राम पानी ले लें। 10 लाख ग्राम, तो 10 लाख ग्राम पानी और 15 ग्राम चीनी। 15 ग्राम चीनी को 10 लाख ग्राम पानी में घोलो, कुछ फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये अमाउंट बहुत कम है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म की अमाउंट बहुत कम है। MCHCl3 इज वेरी वेरी लेस देन MH2O, सो इट कैन बी इग्नोर। तो हमने क्या कर दिया, इस अमाउंट को खत्म कर दिया। तो अब आ गया तुम्हारे पास में 15 10⁻6 इंटू 10⁻2। 6 ऊपर पहुंच गया तो 10⁻−6, -6 में से 2 गया तो 10⁻4। तो 15 इंटू 10⁻4 नहीं -4। इतनी परसेंटेज आ गई क्लोरोफॉर्म की। परसेंटेज है भाई ये, परसेंटेज। ठीक है। आप चाहो तो यहां 1 पॉइंट लगा सकते हो। 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। स्मॉल m इक्वल होता है यानी मोलैलिटी, WB अपॉन MB। सेकंड में मोलैलिटी निकलवा रहा है, फाइंड द मोलैलिटी। MB इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू में 1000 को मैं 10⁻³ लिख देता हूं। स्मॉल m, WB यानी गिवन वेट, कितना है गिवन वेट 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म का, अपॉन मोलर मास कितना है 119.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 10⁻6 और इंटू 1000 मतलब 10⁻3। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -6। 15 अपॉन 119.5 इंटू 10⁻³ स्मॉल m इक्वल इतना मोलल कैलकुलेट कर देना। समझ में बात आ गई होगी। तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आ जाएगा। लिख दूं चलो 1.24 या 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, मोलल। नोट डाउन करें जल्दी। कर लिया। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको कराया मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm। ये 4-5 टॉपिक कराए मैंने आपको। इसके बाद में जो मैंने आपसे बताया नॉर्मेलिटी बच जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जिस बच्चों को वो सारे टॉपिक देखने हैं तो वो मेरे नाम से सर्च कर ले। क्लास 12th में सेम यही टॉपिक है, जो सारी चीज़ें आती हैं। जितनी तुम्हारे लिए थी उतनी मैंने करा दी। ठीक है, तो आई होप समझ में अच्छे से आया होगा। न्यूमेरिकल भी काफ़ी मैंने कोशिश की है काफ़ी कुछ कराने का। तो अच्छे से करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, तब तक के लिए या नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।